नमस्कार मित्रों। आज फिर वीकेंड के बाद हम आपके पास एक और नया नया टॉपिक लेकर के आए हैं। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस टॉपिक को अलग अलग तरीके से अपने अपने कन्वीनियंस से लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज कर देते हैं। और इस टॉपिक का नाम है केंद्र अधिपति दोष। अब यहां पर जो शब्द है उसको ध्यान से देखिए। केंद्र अधिपति दोष। अधिपति का मतलब होता है लॉर्ड, स्वामी। अधिपति जिसका, वो स्वामी है। और ये कहता है कि केंद्र का कुछ रूल देते हैं ये लघु पराशरी और बृहत पराशर और भी बहुत ग्रंथों में इसका विवरण है। हम उन सब के अलग अलग ग्रंथ का नाम ना लेकर के पहले हम इसे समझें जरा सा। लघु पराशरी, बृहत पराशर और जो है उनके क्या कहा गया है, कुछ नियम मैं बताता हूं और वो नियम इस पे लगेंगे। पहला तो लिखा गया है, हाँ एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो दोष है ये दशा में काम करता है। ये लघु पराशरी का सिद्धांत है। हम लोग उसको प्रिडिक्शन में भी ले लेते हैं, फलित में भी ले लेते हैं, पर कब अपना फल देगा वो अपनी दशा अंतर दशा में फल देगा। तो अब हम नियम समझते हैं। सबसे पहला तो लिखा गया है कि केंद्र के स्वामी न्यूट्रल हो जाते हैं। उसमें लिखा है कि अगर केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह होते हैं तो वो अपनी शुभता छोड़ देते हैं, और यदि केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह पाप ग्रह होते हैं तो वो अपनी अशुभता छोड़ देते हैं। तो इट इज इमेटीरियल, चाहे वो शुभ है या अशुभ है, वो न्यूट्रल हो जाता है। बहुत से लोग इसको उल्टा क्या लेते हैं कि शुभ अगर केंद्र का स्वामी है तो वो अशुभ हो जाता है। भाई इतना तो नहीं कहा, इतना स्ट्रिक्ट नहीं बोला है पराशर जी ने। इतना कहा है कि वो अपनी शुभता छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अशुभ हो जाते हैं। और इसी के रिवर्स लिखते हैं कि अगर अशुभ ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं तो वो शुभ हो जाते हैं। कहा भाई, उसने तो यही कहा है कि अशुभता छोड़ देते हैं। शुभ बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो और चीज पे डिपेंड करता है ना। बहुत से इसको इतना एक्सटेंट तक ले जाते हैं कि शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हैं तो वो अशुभ हो जाते हैं। भैया ये तो इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजिक मिस्टेक है। केंद्र में शुभ ग्रह कैसे अशुभ हो जाएगा, और अशुभ ग्रह शुभ हो जाते हैं। तो इतना तोड़ मरोड़ के इस लघु पराशरी को और पराशर जी को पेश किया जाता है, और हम लोग उस पर वाद विवाद भी करते हैं। ये पहला सूत्र था कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं। अब बहुत सी किताबों में है कि क्षीण चंद्रमा अशुभ हो जाता है। भैया अशुभ हो गया तो भी उसको न्यूट्रल हो गया, शुभ रहा तो भी न्यूट्रल हो गया। तो वैसे देखो ना उसको, मरकरी अगर पाप ग्रह के साथ है तो वो पापी हो गया, और केंद्र अधिपति है तो वो पापी हो गया, वो उसको शुभ बना देंगे। भैया नहीं,
मरकरी मरकरी है। अगर वो पापी हुआ शुभ हुआ, दोनों केस में वो न्यूट्रल हो जाए। तो पहला तो रूल जो है जिसको सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। अब इसके आगे लघु पराशरी ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। अगले ही सेंटेंस में बोलते हैं, मैं 3-4 श्लोक बताऊंगा। अगले ही सेंटेंस में बोलते हैं कि त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं। अब मैं इसको केंद्र अधिपति से जोड़ता हूं। जो केंद्र का स्वामी था, कोई भी था, शुभ था अशुभ था, यदि वो त्रिकोण का भी स्वामी है तो वो योग कारक नहीं बन जाएगा क्या? तो दूसरा रूल ये था। तीसरा रूल था कि त्रिषडाय के स्वामी हमेशा पापी होते हैं। अब यहां से इसको जोड़ लो। केंद्र का स्वामी न्यूट्रल हो गया, सम हो गया, ना वो पापी है ना वो अशुभ है, अशुभ है। और यदि वो त्रिषाइड का भी स्वामी है, त्रिषडाय का, तब वो पापी हो गया। अब ये जो दोनों नियम के साथ हमने जोड़ा है, इस पे सूर्य और चंद्रमा तो आते नहीं कहीं पर भी, उनकी तो एक ही राशि है। अगर वो केंद्र के स्वामी हो गए तो वो ना त्रिकोण के स्वामी हो सकते हैं ना त्रिषडाय के स्वामी हो सकते हैं। और जो चौथा रूल है कि 2, 8, 12 के स्वामी सम होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो यदि कोई ग्रह केंद्र का भी स्वामी है और 2, 8, 12 का भी स्वामी है तो वो सम है। अब उसको देखेंगे कि उसकी और हालत क्या है, किससे संबंध है, क्या है। उस तरह से वो रंग बदल लेगा। न्यूट्रल में ये समझो पानी की तरह है। अब जो उसमें कलर डालोगे वैसा कलर वो ले लेगा। तो ये हमारे 4 बेसिक नियम हैं लघु पराशरी के, उसको आपको समझना चाहिए। त्रिषडाय आपको मालूम है, 3, 6, 11। ठीक है, इसमें 8 नहीं है। कहीं भी त्रिक का जिक्र इस रूल में नहीं है, केंद्र अधिपति योग में। तो बहुत से त्रिक भी लेके बैठ जाते हैं कि केंद्र का स्वामी है और त्रिक का स्वामी है। भैया उसकी एग्जामिनेशन अलग है। ये जो सूत्र हैं केंद्र अधिपति के, ये केवल आपके केंद्र अधिपति के हैं। उसी के साथ में 2, 8, 12 न्यूट्रल हैं। ठीक है जी, ये तो हुई मोटी बात। अब यहां देखिए कहां ये अप्लाई होगा, कैसे होगा। सबसे पहले मैं द्विस्वभाव राशियां लेता हूं। यहां द्विस्वभाव राशि में बुध और बृहस्पति, ये ही 2 स्वामी होते हैं। अब ये केंद्र के स्वामी हैं। ये त्रिकोण के या त्रिषडाय के स्वामी या किसी और न्यूट्रल भाव के स्वामी हो ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ केंद्र के स्वामी होते हैं। ठीक है, तो इनमें तो ये लगा नहीं। हाँ, इनमें एक रूल और लगता है। एक जो आगे और रूल मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो भी, कि केंद्र का स्वामी यदि मारक भाव में विराजमान हो तो वो प्रबल मारक हो जाता है। अब मान लीजिए मिथुन लगन है,
बृहस्पति सप्तम भाव जो मारक भाव है उसके स्वामी हैं, और वो सप्तम में ही विराजमान हो गए, बैठ गए। तो आप ये समझिए कि सीरियस कष्ट होगा बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में। इसी तरह से बुध या और कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए मेष लगन है। अब मैं मेष से शुरू करता हूं। लगन को हम केंद्र अधिपति दोष में नहीं लेते हैं। इसमें मेष लगन हुई तो चंद्रमा एक केंद्र अधिपति हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शुक्र सप्तमेश हो गए, और शुक्र की दूसरी राशि कहां पड़ रही है? वो द्वितीय भाव में पड़ रही है मेष लगन के लिए। वो भी न्यूट्रल है। अब यहां शुक्र न्यूट्रल हो गए, सम हो गए। गंगा जल पानी है, बिल्कुल साफ शुद्ध पानी। अब इस पे जो रंग डालोगे वो ले लेगा। अगर ये शुक्र सप्तम भाव में विराजमान हो गया तो इसकी दशा अंतर्दशा काफी खराब जाएगी, इवन मृत्युदायक हो सकती है। एक और जो ग्रह मेष के लिए बनते हैं वो है शनि, केंद्र अधिपति। अब शनि दशम के भी स्वामी हैं, न्यूट्रल हो गए, और एकादश के स्वामी हैं, त्रिषणाय के। तो शनि घोर पापी हो मेष लगन के लिए। अब अगर शनि मान लो मकर में बैठा है तो खराब फल देगा, मारक फल दे, ये खराब फल दे सकता है। हालांकि टेंथ लॉर्ड टेंथ में है, बाकी एस्पेक्ट के लिए खराब देगा। क्यों नहीं देगा? शनि यदि 11वें में बैठ गए हैं तो भी वो खराब फल नहीं देंगे, क्योंकि शनि त्रिषडाय का स्वामी है, त्रिषडाय में बैठा, उपचय में बैठा है। दशम में बैठा है तो भी त्रिषडाय के स्वामी है, दशम के स्वामी है, और उपचय में ही विराजमान है। तो ये बेकार की भ्रांति हो गई ना हमारे लिए। ये सब दशांतर दशा की बात होती है। इसके बाद हम आते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन में सूर्य चतुर्थेश है, और किसी भाव के तो स्वामी है नहीं, और जो मंगल हैं वो सप्तमेश है, और मंगल द्वादशेश भी है, 12वें भाव के स्वामी है। तो यहां भी ये पक्के न्यूट्रल हो गए। अब उसकी अदर एसोसिएशन पे काम चलेगा। ठीक है। अब वृषभ में दशम भाव में धन कुंभ राशि पड़ी, और शनि महाराज की दूसरी राशि नवम में पड़ गई। तो ये तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो गए, और योग कारक हो गए, अकेले में ही कहीं बैठे हो। ठीक है। तो वृषभ के लिए तो कोई हुआ ही नहीं, सिवाय आपके मंगल के। अगर मंगल 7वें में बैठ गए तो गड़बड़ कर जाएंगे, फिर वो मारक बन जाते हैं। मिथुन द्वेष भाव हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हम कर्क पे आते हैं। कर्क में चौथा भाव है शुक्र का, और शुक्र की दूसरी राशि त्रिषणाय 11th हाउस में पड़ती है। तो कर्क राशि के लिए शुक्र पापी हो गए, ये अशुभ फल देंगे दशा में। कर्क राशि में शनि महाराज वो सप्तमेश हो गए, और दूसरी राशि उनकी पड़ी अष्टम में, जो न्यूट्रल है, और ये भी न्यूट्रल हो गए। तो अब शनि का जो अदर एसोसिएशन है उस पर डिसाइड करेंगे। तो इतना भयंकर तो यहां भी नहीं हुआ, आगे और देखेंगे। अगर पूरी कुंडली देखेंगे, शनि को देखेंगे।
और दशमेश होते हैं आपके मंगल, और दूसरी राशि मंगल की पड़ी पंचम में। तो मंगल तो फिर योग कारक हो गए भैया, तो उनका भी केंद्राधिपति दोष तो हम नहीं मानेंगे ना। वो तो दूसरे डिक्टम पे आ गया कि ये योग कारक बन गए, जैसे वृषभ में शनि बन गए थे। इसी तरह से हम सिंह लेते हैं, लियो। चतुर्थ भाव में आपकी स्कॉर्पियो राशि पड़ती है, वृश्चिक पड़ती है, और वृश्चिक के हिसाब से मंगल न्यूट्रल हो गए, और उनकी दूसरी राशि नवम भाव में है, तो मंगल फिर योग कारक हो गए। कहाँ रह गया यार केंद्र अधिपति दोष? सप्तम भाव में शनि महाराज, वो सप्तमेश है, और उनकी दूसरी राशि छठे भाव में पड़ती है, तो वो त्रिषडाय के स्वामी हो गए वहां से। तो अब ये पापी हो गए। सिंह लगन के लिए शनि की दशा पापी दशा हो गई, कर्क के लिए नहीं है। उसके बाद हम आगे देख, हम मिथु कन्या कर चुके हैं। इसके बाद तुला ले लो भाई। तुला में चतुर्थ भाव शनि, और दूसरी राशि उनकी पंचम, तो यो कारक हो गए। इसी तरह से मैं कर रहा हूं, जल्दी जल्दी अब कर दूंगा। और तुला में सातवीं राशि मंगल की है, और उन मंगल की दूसरी राशि द्वितीय भाव में पड़ती है, वो भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। यहां मंगल अगर सप्तम में है तो मारक है, द्वितीय में भी मारक हो सकता है, क्योंकि वो भी मारक भाव, उसकी राशि वहां भी है। स्वयं राशि में मारक भाव में पड़ा है, केंद्र अधिपति दोष है, तो वो दशा अंतर दशा में मारक है। अब तुला में दशम भाव चंद्रमा, सिंगल एक ही राशि के स्वामी है, यहां भी कोई ऐसी वो परेशानी नहीं है। इसके बाद हम आए वृश्चिक में। वृश्चिक में आप देखो चतुर्थ भाव शनि है, और उसका दूसरी राशि तीसरे भाव में पड़ती है जो त्रिशला है। तो ये जो केंद्र का न्यूट्रल हो गया था, अब वो पापी हो गया, तो वृश्चिक के लिए ये पापी हो गया। वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में शुक्र की राशि पड़ती है, और शुक्र की दूसरी राशि 12वें भाव में न्यूट्रल, तो शुक्र यहां प्योरली न्यूट्रल है। वृश्चिक में दशम भाव में सूर्य की राशि है, वो सिंगल राशि वाले हैं, वहां कुछ नहीं होता। धनु हम बात कर चुके हैं, वहां पर लगेगा नहीं। उसके बाद मकर, मकर ले लो। मकर में चतुर्थ भाव में आपका मंगल की राशि पड़ती है, मकर में, और दूसरी राशि उनकी 11वें भाव में पड़ती है। तो केंद्र से तो वो न्यूट्रल हो गए, 11वें भाव से पापी हो गए, तो मकर राशि के लिए मंगल अशुभ हो गए। मकर राशि में सप्तम में चंद्रमा की राशि है, कोई तकलीफ नहीं। मकर में दशम भाव की राशि, वो फिर आपकी इसकी शुक्र की आ गई, लिब्रा। और लिब्रा की दूसरी राशि कहां पड़ी? पंचम भाव में, तो शुक्र फिर से योग कारक हो गए। तो आप इस, उसके बाद कुंभ और ले लेता हूं, चलो। कुंभ राशि जन्म की है, तो चतुर्थ भाव में कुंभ से लेके आपके टॉरस हो गए, वृषभ, और वृषभ की दूसरी राशि नवम भाव में पड़ गई, फिर योग कारक हो गए। कुंभ में सातवें भाव में सूर्य की राशि है, सिंगल राशि के ओनर है, और
मंगल की राशि दशम भाव में पड़ रही है और वो उसकी दूसरी राशि तीसरे भाव में पड़ रही है, तो यह मंगल फिर पापी या शुभ हो गए। तो मकर और कर्क के लिए मंगल अशुभ। तो ये टेबल आप खुद बना लीजिए, किताब में भी दी हुई है। तो इसमें हमारी जिस्ट क्या हुई कि केंद्र के ग्रह, केंद्र के स्वामी न्यूट्रल हो जाते हैं। 2, 8, 12 के न्यूट्रल होते हैं। त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं। त्रिषडाय के स्वामी हमेशा अशुभ होते हैं। अगर वो मारक भाव में बैठ जाएं या मार्केश भी हो केंद्र अधिपति दोष के साथ और वही है, तो वो मारक तत्व दे सकते हैं। और ये सारी कहानी इन ग्रहों की दशा अंतर दशा में दिखेगी। तो ये मोटा मोटा सारा जिस्ट हमारा जो है केंद्र अधिपति दोष का ये है। और मैं बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा हूं। अभी हम आपको अच्छे बुरे सब चार्ट 2-3 दिखा देते हैं। हाँ जी, ये देखो। पहले तो मैं आइजनहोवर प्रेसिडेंट थे यूएस के, ये मैंने द्विस्वभाव राशि का चार्ट लिया है। यहां आप देखिए, मरकरी केंद्र अधिपति और ये भी मारक भाव में विराजमान है। बृहस्पति भी केंद्र अधिपति हैं। वो त्रिषडाय में विराजमान है, मैं इसलिए लिए एक कुंडली। यहां त्रिषडाय का दोष बृहस्पति पे नहीं है, समझिए। त्रिषडाय के स्वामी अशुभ होते हैं। 11वें भाव में विराजमान ग्रह तो बड़ा अच्छा फल दे सकता है। ठीक है जी। अब ये इनकी बृहस्पति की दशा जन्म में ही आ गई। उसके बाद जन्म में थी शायद, और ये मरकरी की दशा के आखिर में प्रेसिडेंट बन गए थे और 12-13 साल तक प्रेसिडेंट रहे भाई साहब। ये प्रेसिडेंट बन गए थे मरकरी की दशा में, एंड ऑफ मरकरी 1953 में। और 63 तक ये प्रेसिडेंट रहे। जुपिटर तो बचपन में ही आ गया, जुपिटर की दशा, तो ये पढ़ाई वढ़ाई अपने करते रहे। तो यहां तो भैया अप्लाई होता नहीं है ज्यादातर। पर हाँ, मरकरी जो है वो गड़बड़ झाला कर गया ना, क्योंकि वो मारक भाव में विराजमान है, बैठे हुए हैं। ये सिर्फ जो डुअल साइन में ये केंद्र अधिपति दोष हो सकता है। अब दूसरा देखिए, एक एग्जाम्पल, जानी मानी एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन की। यहां खुद देखिए, पहले तो शुक्र है केंद्र अधिपति और शुक्र नवमेश भी है, तो शुक्र तो हो गए योग कारक, कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद आप मंगल देखिए केंद्र अधिपति। मंगल अब त्रिषडाय के भी स्वामी हैं, तो मंगल अशुभ हो गए यहां पर। और मंगल की एसोसिएशन भी अच्छी नहीं है। अब यहां पर जो सूर्य महाराज है वो भी केंद्र अधिपति हैं। अब यहां उनके साथ क्या ड्रामा हो गया कि एक तो राहु बैठ गए वहां पर, तो सूर्य का स्थान, जो सूर्य की राशि थी, वो शुभ नहीं रही। और जो सूर्य है वो उच्च के अश्मेष के साथ है।
अशुभ मंगल के साथ है, परंतु शुक्र के साथ भी है, शुक्र योग कारक है। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा में इनको चोट लगी, मंगल में इनको काफी बुरी हालत रही फाइनेंशियली। तो त्रिशडाई ने दशा में, अंतर्दशा में अपना फल दिखाया और शुभ फल भी मिले शुक्र के, तो मिक्स हो गया। अब एक चार्ट और लेंगे। ये स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद, इनकी कुंडली है। झाबुआ, बड़ी रिसर्च के बाद ये मिली थी चंद्रशेखर आजाद की। अब यहां देखिए, शनि ये अशुभ है। और ज्यादा अशुभ क्यों हो गए? क्योंकि इनकी एक राशि में केतु भी विराजमान। अब शुक्र को देखो, शुक्र न्यूट्रल है, शुक्र न्यूट्रल है, परंतु वो बुध के साथ है। अब बुध ने क्या ड्रामा करा कि बुध अष्टमेश होकर तो न्यूट्रल थे और एकादशेश होकर के वो पापी ग्रह बैठ हो गए। तो बुध तो अच्छा फल देगा, परंतु उसने शुक्र को खराब कर दिया क्योंकि वो न्यूट्रल था। बुध जो है वो त्रिशदाय का स्वामी होकर के या उपचय का स्वामी होकर के उपचय में विराजमान, तो उसने तो बहुत स्ट्रेंथ दी, पर उसने शुक्र को खराब कर दिया। और इनको, स्वतंत्रता सेनानी थे, बाग में वहां पर पकड़ के इतनी फोर्स ने इनको मारा। कितनी गोलियां चलाई थी, 25-30 गोलियां चलाई थी, और फिर भी पेड़ की टहनी से इनके शरीर को हिला करके देख रहे थे कि मर मर गया या नहीं, क्योंकि वो मरते मरते भी दो चार को मार देगा। निशाना बहुत अचूक था इनका। चंद्रशेखर आजाद, हम सब भूल चुके हैं। इनकी डेथ जो हुई 27 फरवरी 2031 को इनको मार दिया गया। और उस समय जो दशा थी वो वीनस शनि की थी। हमारा नमन भाई इनको, परंतु हमने इनकी कुंडली सिर्फ अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए लगाई है कि वीनस शनि में। अब नहीं तो शनि स्वयं राशि का विराजमान है। अगर ये इस राशि में, स्वयं राशि में है, तो दूसरी राशि को बल दे रहा है और वो ऑलरेडी खराब है। ठीक है, ये और पॉइंट निकलते हैं इस तरह से हमारी डिस्कशन में, तो वो निकलते रहेंगे और इसी तरह फिर आगे हम और शेयर करते रहेंगे। इस सरल वन का एक ही चैप्टर बाकी है अभी, वो मैं कल या परसों, मैं थोड़ा सा, मेरे को कहीं काम है, तो हो सकता है 2 दिन का डिले होने के बाद मैं ये रिकॉर्ड करूँ। तो इसलिए आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और आपके फीडबैक आते हैं, कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। कुछ लोग कह रहे हैं इंग्लिश में बताइए। भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है। आप लोग इंग्लिश की रिकॉर्डिंग लगा लो, वो भी देख सकते हो। मेरे यूट्यूब, ये रशिया में भी देख रहे हैं लोग, तो शायद रशियन ट्रांसलेट लगा के देखते होंगे। हिंदी उन्हें तो आएगी नहीं, इंग्लिश तो सोच सकता हूँ कि कभी समझ सकते हैं, परंतु जो हम हिंदी में समझ सकते हैं वो बहुत सी दफे हमारे इंग्लिश में मीनिंग नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे को हिंदी में अच्छा लगता है, वही मैं कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेट करो और समझने की आपस में हम बात करें। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।